तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लेसेंटा के बारे में और आज हम पढ़ेंगे जो मेजर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं बच्चे में 9 मंथ्स में और उसके बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ये चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो बच्चे में होते हैं 9 मंथ्स में। मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं और याद कर लेते हैं मेरे साथ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बाकी कुछ छोटे मोटे और डेवलपमेंट हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है उसमें सबसे पहले महीने में हार्ट बन जाता है। हार्ट इज फॉर्म्ड एंड इट बिगिंस टू बीट। हार्ट बन जाता है और वो बीट करना भी चालू कर देता है। और एक हेल्दी ग्रोइंग फीटस का पता हम हार्ट बीट से ही करते हैं। अगर हार्ट बीट उसकी एकदम सही चल रही है तो इसका मतलब वो फीटस हेल्दी है। तो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं उसके हार्ट बीट को और उससे डॉक्टर्स पता करते हैं कि फीटल का डेवलपमेंट सही से चल रहा है कि नहीं। तो पहले महीने में जो चीज बनी और फंक्शनल हुई वो क्या हुई? हार्ट, फर्स्ट मंथ में, ठीक है। दूसरे महीने में फीटस में लिम्स और डिजिट आ जाते हैं। इसका मतलब हाथ पैर और उनकी उंगलियां बनना चालू हो जाती हैं। तो हाथ पैर और उंगलियां बनती हैं तो थोड़ा बहुत ह्यूमन लाइक को लगने लगता है, वरना एकदम गोल मटोली था वो। दूसरे महीने में क्या? लिम्स एंड डिजिट्स दे आर फॉर्म्ड। तीसरे महीने में, थर्ड मंथ में, ऑल द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, वेदर दे आर फॉर्म्ड इन रूडिमेंट्री वे। सारे ऑर्गन जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं, भले वो छोटे हों, अभी इनिशियल स्टार्टिंग उनका बनना हो वो अलग बात है, मगर सारे के सारे बन जाते हैं। इसीलिए पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो टेराटोजेंस हैं उनका इफेक्ट 3 महीने के बाद अगर पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है। पर 3 महीने में जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन बिगिन हो रहा होता है उस समय अगर टेराटोजन आए तो माल फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं। पर 3 महीने के अंदर सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, चाहे वो रूडिमेंट्री वे में ही बने हो। फोर्थ मंथ में फीटस लुक्स मोर ह्यूमन लाइक। फीटस ज्यादा ह्यूमन लाइक लगने लगता है। उसकी नोज, उसके ईयर्स, आईज सब बेटर डेवलप होने लगते हैं, तो ह्यूमन लाइक वो ज्यादा दिखना चालू हो जाता है। 5वें महीने में फीटस के सर पे बाल आते हैं, हेयर ऑन हेड, एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड। 5वें महीने में सर पे बाल आता है और मदर को पहला मूवमेंट फील होता है। ऐसा लगता है मदर को किक कर रहा है, वो असल में किक ही करता है, तो बबलिंग टाइप का फील होता है। वो मूवमेंट्स मदर को फील होते हैं, 5वें महीने से फील होना चालू होते हैं और वो मूवमेंट हर कुछ देर पे फील होते रहते हैं। अगर कई घंटे तक फीटस का मूवमेंट ना हो तो वो चिंताजनक विषय हो सकता है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि फीटस इज लो इन एनर्जी, और फीटस अगर एनर्जी में लो है दैट मीन्स कि मदर इज लो इन एनर्जी। तो मदर जो है वो बिस्किट खा सकती है, कुछ और चीजें खा सकती है, जिससे वो मूवमेंट फिर से रिज्यूम कर जाएगा। अगर नहीं रिज्यूम करता तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि फीटस मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। तो मूवमेंट कब चालू होता है? 5वें महीने में। और सर पे बाल भी कब आते हैं? 5वें महीने में। जब फीटस 6 महीने का होता है, 6 महीने के एंड तक उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट हेयरी कवरिंग से कवर होती है। वो जो सॉफ्ट हेयरी कवरिंग है उसे हम कहते हैं लेन्यूगो। ये लेन्यूगो उसकी पूरी बॉडी को कवर करता है, बट इट इज शेड बिफोर बर्थ। पर जन्म के पहले ये लेन्यूगो उसकी बॉडी में से शेड ऑफ हो जाता है, टूट जाता है। उस लेन्यूगो के साथ ये बॉर्न नहीं होता, वरना अगर वो सारे हेयर लेके पैदा हो जाए तो ह्यूमन बेबी नहीं, चिंपैंजी बेबी लगेगा। पर थैंक्स कि वो हेयर शेड ऑफ हो जाते हैं बिफोर बर्थ। तो ये मेजर चीजें हुई, फिर से एक बार याद करा देता हूं। फर्स्ट मंथ में हार्ट इज फॉर्म एंड बिगिंस टू बीट। सेकेंड मंथ में अपीयरेंस ऑफ लिम्स एंड डिजिट। थर्ड मंथ में ऑल द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। 4 मंथ में फीटस लुक्स मोर ह्यूमन लाइक। 5th मंथ में अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड।
At the end of 6 months, Lenigo is formed and it is shed before birth. और 9 महीने के बाद तो बच्चे का जन्म ही हो जाता है। पहले आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो 9 मंथ्स है उन्हें 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाद के 3 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट के 3 मंथ्स 3 महीने लिए जाते हैं। अच्छा, छोटे मोटे कुछ और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हो, हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। जो चीज मैंने बताई अभी, याद कराई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मगर ये जो लिखा है ये पूरा हमें याद करना है। पर हाँ, जो अभी बताया वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देख लेते हैं, थर्ड डे पर 3 दिन में मोरुला स्टेज आ जाती है, मोरुला बन जाता है। 7 डेज में ब्लास्टोसिस्ट बिगिंस टू इम्प्लांट इनटू यूट्रस। आपको बताया था इम्प्लांटेशन 7वें दिन होता है, तो 7वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट वो यूट्रस में इम्प्लांट होना चालू हो जाता है। 2.5 वीक 2.5 हफ्ते में नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल प्लेट आर फॉर्म्ड। ये नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट बन जाती है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन योग सैक एंड अम्नियन। ये जो ब्लड सेल्स हैं वो योग सैक और अम्नियन में शुरू में बनती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, तो वहां ये बनना चालू हो जाती हैं। इसके अलावा जो हार्ट को बनाने वाले टिश्यूज हैं वो भी डिफरेंशिएट करते रहते हैं, यहाँ पे हमने उसको लिखा नहीं है। साथ ही साथ ब्लड वेसल भी लेट डाउन हो जाती है, वो सब यहाँ होता है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2.5 वीक में, या आप इसे 3 वीक भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेट, नोटोकॉर्ड बन गई, न्यूरल प्लेट बन गई और ब्लड सेल्स दे आर फॉर्म्ड इन योग सैक एंड अम्नियन। 3.5 वीक अप्रोक्सीमेटली से 4 वीक 1 मंथ मान सकते हो। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से तो 1 मंथ में ये चीजें होती हैं। 1 मंथ अगर पूछेगा तो यही चीजें हम बताएंगे जो यहाँ लिखी हुई है, परंतु एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये 3.5 वीक में होता है। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बन जाती है। ये जो न्यूरल ट्यूब है आगे चल के इससे नर्वस सिस्टम डेवलप होगा और हार्ट इज फॉर्म्ड एंड बिगिंस टू बीट। जैसा आपको बताया था कि हार्ट बन जाता है 1 महीने में और वो बीट करना चालू कर देता है। यहां देखकर आपको पता लग रहा है कि 1 महीने से थोड़ा पहले ही हार्ट बन गया और बीट करना चालू भी कर देता है, फंक्शनल भी हो जाता है। 4 वीक्स एग्जैक्टली अगर 1 मंथ की बात करें तो लिम्ब बड एपियर, जिनसे हाथ और पैर बनेंगे वहां पर बर्ड्स एपियर होते हैं। वो बर्ड्स ही बाद में हाथ और पैर में जो है हैंड्स और लेग्स में डेवलप होते हैं। तो यहां पर पहले लिम्ब बड बनता है, फिर हैंड्स और लेग आएंगे। तो लिम्ब बड एपियर्स। 3 प्राइमरी वेसिकल्स ऑफ ब्रेन आर फॉर्म्ड। ब्रेन के 3 प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं, क्लास 11th में आपको पढ़ाया था, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन, जिनसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली बनता है। तो तीनों प्राइमरी वेसिकल्स पहले महीने में 4 हफ्तों में बन जाते हैं। अब दूसरे हफ्ते की बात करें, 2 मंथ्स में मसल्स डिफरेंशिएट, एम्ब्रियो केपेबल ऑफ मूवमेंट। देखिए मसल्स डिफरेंशिएट हो गई, नाउ द एम्ब्रियो इज केपेबल ऑफ मूवमेंट। एम्ब्रियो मूवमेंट कर सकता है, पर याद रखिए ये मूवमेंट मदर फील नहीं कर पाएगी। अभी जो मूवमेंट फील कर पाएगी वो 5th मंथ में स्टार्ट होगा। तो यहां पे मसल डिफरेंशिएट हो गई, एम्ब्रियो इज केपेबल ऑफ मूवमेंट बट दैट मूवमेंट इज नॉट फेल्ट बाय द मदर। एम्ब्रियो बिकम्स फीटस। नाउ दिस एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस। तो कौन से महीने में एम्ब्रियो को हमने फीटस कहना चालू किया? दूसरे महीने में, जब मसल डिफरेंशिएट हो गई एंड एम्ब्रियो इज केपेबल ऑफ मूवमेंट। 3 months सेक्सेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। अब हम बाहर से देखकर, इसका मतलब अल्ट्रासाउंड की मदद से देखकर हम सेक्सेस का पता लगा सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। वो बाहरी रूप से हमें दिखाई देने लगता है। देखिए टेस्टिस और ओवरीज का पता तो दूसरे महीने में भी लगा सकते हैं, पर बाहर से पता नहीं लगता। बाहर से सेक्सेस को डिटरमाइन करा जा सकता है 3रे महीने में। एंड नोटोकॉर्ड डिजेनरेट्स। जो नोटोकॉर्ड यहां बनी थी 2.5 वीक में,
वो तीसरे महीने में डीजनरेट कर जाती है। आप जानते हो कि वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। तो यहां पर तीसरे महीने में नोटोकॉर्ड डीजनरेट कर दी। चौथे महीने में बताया था फेस बिगिंस टू लुक ह्यूमन, मोर ह्यूमन आप कह लो। फेस जो है ह्यूमन की तरह अब ज्यादा दिखने लगता है, पहले एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह नहीं दिख रहा होता है। आपने वो लॉ पढ़ा है, बायोजेनेटिक लॉ, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। उस लॉ के अनुसार जो है शुरुआत में, चाहे वो ह्यूमन का जो है बच्चा हो, चाहे वो रेप्टाइल का, एम्फीबियन का, बर्ड का, वो सभी ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं शुरू में। आगे चल के लेटर ऑन में डिफरेंसेस आते हैं। वो लॉ ये बताता है कि हम सब जिससे इवॉल्व हुए हैं उस चीज को हम रिपीट करते हैं, इसीलिए शुरुआत में सभी के बच्चे एक जैसे दिखते हैं, मगर बाद में उनमें डिफरेंशिएशन चालू होता है। खैर, ये लॉ आपने पहले पढ़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ाएंगे, आपको वहां पर बताएंगे। अभी आपको याद रखना है कि चौथे महीने में ह्यूमन जैसा दिखने लगता है अब जाके बच्चा। थर्ड ट्राइमेस्टर, लेनिगो सॉफ्ट हेयरी कवरिंग अपीयर्स एंड लेटर इज शेड। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है लेनिगो अपीयर होता है, बताया था। बॉडी पे सॉफ्ट हेयर की कवरिंग होती है, पूरा बॉडी कवर्ड होता है, बट इट इज शेड बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले ये शेड हो जाते हैं, हट जाते हैं। और 266 डेज मतलब 9 मंथ पे बर्थ होता है बेबी का। क्या होता है? बर्थ। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इवेंट्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो में। जो इवेंट्स होते हैं वो आपको बता दिए। अब जब डेवलपमेंट हो ही गया है तो बात करते हैं बर्थ की, दैट इज पार्चुरेशन विच इज बर्थ। ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो गैस्टेशन पीरियड वो 9 मंथ्स का है। 9 मंथ्स या 266 डेज या 38 वीक्स आप कह लो। 9 मंथ्स 38 वीक्स या 266 डेज का होता है गैस्टेशन पीरियड। ये नॉर्मल है। ये बात अलग है कि कुछ बच्चे इस गैस्टेशन पीरियड के थोड़ा बाद पैदा होते हैं, कुछ थोड़ा पहले पैदा हो जाते हैं। आप कह सकते हो +-10। मगर कुछ बच्चे जो है और पहले भी पैदा हो जाते हैं। बताया था आपको 7th मंथ में उनकी डिलीवरी हो जाती है, दे आर बॉर्न। तो वो उनको सतमासी कहते हैं हिंदी में। वो भी बॉर्न हो जाते हैं और जो डेवलपमेंट उनमें बचा होता है वो बर्थ के बाद वो डेवलपमेंट हो जाता है। उनमें भी बहुत दिक्कत नहीं होती, मगर उनको प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। मीन्स मैच्योरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ पर वो बॉर्न हो गए, एंड दे विल कंप्लीट देयर मैच्योरेशन आफ्टर द बर्थ। क्योंकि मैच्योरेशन के लिए तो 9 मंथ जो है वो ऊपर वाले ने बनाया है, तो 9 मंथ में पूरा मैच्योरेशन होता है। पूरा कहना भी गलत होगा, क्योंकि 9 मंथ के बाद भी जब बच्चा बॉर्न होता है तो कई सारे इवेंट्स, मैच्योरेशन इवेंट्स उसके अंदर अभी हो रहे होते हैं। ब्रेन उसका डेवलप हो रहा होता है, वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है। मगर मेजर जो डेवलपमेंटल इवेंट्स होते हैं वो 9 मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं। चाइल्ड जो है वो बाहर आके आराम से सर्वाइव कर सकता है। पर जल्दी बॉर्न हो गया तो हो सकता है वो NICU में चला जाए। ICU, NICU, ICU से बना है, मतलब ICU फॉर नियोनेटल, मतलब जस्ट बॉर्न। जो जस्ट बॉर्न होते हैं उन्हें नियोनेटल कहते हैं। तो नियोनेटल ICU, उसमें बच्चों को कभी कभार जाना पड़ता है अगर वो जल्दी बॉर्न हो जाते हैं, अंडर वेट होते हैं, वो उनका वेट बहुत कम होता है, तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। उसके बाद वो मदर के पास बच्चा आता है। ठीक है, अब गैस्टेशन पीरियड जब एंड होता है तो गैस्टेशन पीरियड के एंड में क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। कैसे होता है वो? बर्थ कैसे होता है? असल में जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के, बर्थ के, हम बात करें सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन, they comes from fully developed fetus and placenta. Signals of parturition, they originate from fully developed fetus and placenta. जब fetus fully developed हो जाता है और placenta भी सिग्नल देता है, तब जाके बर्थ होता है। और इस सिग्नल से होता क्या है? जब ये सिग्नल देते हैं तो
वो कॉज करता है माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो जरा ये बात लिख लीजिए, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। लिखते हुए जाएंगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो लिखिए, सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, signals of parturition originates from fully developed fetus and placenta, fully developed fetus and placenta, which causes mild uterine contraction, which causes mild uterine contraction known as fetal ejection reflex, known as fetal ejection reflex। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, रिसेंटली ही आया है कि जो सिग्नल्स है पार्चुरेशन के वो कहां से आते हैं, फीटस, प्लेसेंटा, फुली डेवलप्ड फीटस, प्लेसेंटा, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो द आंसर इज फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। और वो कराता क्या है, वो यूट्रस का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उसी को कहते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब बच्चे के इजेक्ट होने का, बाहर आने का रिफ्लेक्स है ये। ठीक है, होता क्या है कि जब सिग्नल मिला, यूट्रस का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये मैसेज मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलता है, और मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ऑक्सीटोसिन ये वो हार्मोन है, मेजर हार्मोन, जिसकी वजह से जो है बर्थ होती है बच्चे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थ के लिए। तो हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो स्टिमुलस का काम करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज के लिए। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होता है, वो यूट्रस के पास आता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ा देता है, काफी तेज कर देता है। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और तेज होता है, तो ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज को प्रमोट करता है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता है, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ता है। जब और ज्यादा बढ़ता है तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता है। इसका मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस का, वो एक पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रहा है फॉर द रिलीज ऑफ मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन। जितना ज्यादा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन और बढ़ता चला जाता है, तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ता है और फाइनली बर्थ होती है। असल में ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है between uterine contraction and oxytocin release, uterine contraction, oxytocin release, uterine contraction, oxytocin release, that continues till the birth of the baby। ये तब तक बढ़ता चला जाता है जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। ठीक है, इस बात को जरा हम लिखते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो अभी तक हमने लिखा कि सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, which causes mild uterine contraction, which is known as fetal ejection reflex। Full stop। आगे लिखिए, this stimulates the release of oxytocin, this stimulates the release of oxytocin from maternal pituitary, this stimulates the release of oxytocin from maternal pituitary। Full stop। आगे लिखिए, ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। फुल स्टॉप। इंक्रीज यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन फर्दर इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, further stimulates the release of oxytocin from maternal pituitary, full stop।
This stimulatory reflex between oxytocin release and uterine contraction continues. This stimulatory reflex between oxytocin release and uterine contraction continues, which results in the birth of baby. देखिए, ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन ने ऑक्सीटोसिन के रिलीज को और बढ़ाया। तो ये स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है दोनों के बीच में, या यूं हम कहें कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन रिलीज के बीच में। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा, तो ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ज्यादा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा ऑक्सीटोसिन, मोर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो अगर शॉर्ट में इसे लिखना चाहें तो मोर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यही हो रहा है। अगर पूछेंगे ऑक्सीटोसिन रिलीज कौन करा रहा है, बढ़ा रहा है, तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज्यादा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी। ठीक है, ये कंटिन्यू होता है और इसी तरह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, फाइनली बर्थ होती है। अगर हम पार्चुरेशन को देखें तो 3 स्टेजेस में इसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला होता है डायलेशन स्टेज, दूसरा है एक्सपल्शन स्टेज, और तीसरा है स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। ये 3 स्टेजेस में हम जो है पार्चुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें डायलेशन स्टेज क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले पूरा। एक बार समझ में आ जाएगा तो हम इसे लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। डायलेशन स्टेज होता क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे को पुश करता है, ऊपर से नीचे की तरफ वो होता है। तो बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है। क्यों स्टार्ट होता है वो आपको यहां पे बताया। तो ऊपर से नीचे तरफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन से जो पेन होता है उसे हम कहते हैं लेबर पेन। ये पेन हर आधे घंटे में लगभग 1 बार हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाफ एन आवर में 1 बार लेबर पेन होता है शुरुआत में, और बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है। बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स पे आके जब लाए करता है तो सर्विक्स का डायलेशन करता है। When the cervix is dilated, similar dilation is also shown by vagina. तो सर्विक्स का जब डायलेशन होता है तो ये एक स्टिमुलस बनता है फॉर द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन। अभी तक ऑक्सीटोसिन बढ़ता चला जा रहा था, मगर यहां पर जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो ऑक्सीटोसिन बढ़ा, मगर जैसे ही सर्विक्स का डायलेशन होता है पहले से बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन अब रिलीज होता है। ये डायलेशन जो सर्विक्स का होता है वो एक तरह का स्टिमुलस होता है कि अब बच्चे का बर्थ जस्ट होने ही वाला है, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। तो अब पहले से कहीं ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। जब ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो लेबर पेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहले आधे घंटे में लगभग 1 बार हो रही थी, वो हर 1 मिनट में 1 से 2 बार होने लग गई। पहले कितनी, हाफ एन आवर में 1 बार, अब हर मिनट में 1 से 2 बार ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है, लेबर पेन होने लगता है। ये ऑक्सीटोसिन इतना ज्यादा रिलीज होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स के बाद कि वॉयलेंट जो है कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, यूट्रस का बहुत तेज होने लगता है, जिसकी वजह से एमनियन रैप्चर कर जाती है एंड एमनियोटिक फ्लूइड फ्लोज आउट। एमनियन रैप्चर कर जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड वो बाहर निकल आता है। तो इसे हम कहते हैं डायलेशन स्टेज। अब इसे आप लिख भी लीजिए तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डायलेशन स्टेज लिखिए इसको।
लिखिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम. Full stop. Baby's head comes to lie at the cervix. Baby's head comes to lie at the cervix. Comes to lie at the cervix. Which causes the dilation of cervix? Which causes the dilation of cervix? Comma. Similar dilation is shown by vagina also. Similar dilation is shown by vagina also. Full stop. The dilation of cervix. The dilation of cervix act as stimulus. The dilation of cervix act as stimulus for the release of large amount of oxytocin. For the release of large amount of oxytocin. Full stop. As a result, uterine contraction increases. As a result, uterine contraction increases. Full stop. The frequency of labor pain was once in every 30 minutes in the beginning. The frequency of labor pain was once in every 30 minutes in the beginning. Now it increases to 1 to 2 times per minute. Now it increases to 1 to 2 times per minute. 1 to 2 times per minute. Full stop. Uterine contraction become violent. Uterine contraction become violent. That means the strength of contraction increases very much. The uterine contraction becomes violent. Amnion ruptures and amniotic fluid flows out. Amnion ruptures and amniotic fluid flows out. And amniotic fluid flows out. ठीक है, तो ये बात हो गई. आपने समझा क्या? यहाँ लिख देता हूं. फोटोजेनिक मेमोरी हमारी ज्यादा स्ट्रांग होती है, लिखने पे आपको शायद और ज्यादा समझ में आ जाए कि देखिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ऊपर से नीचे हो रहा था, टॉप टू बॉटम. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था. फ्रीक्वेंसी जो थी इस समय, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर पेन, ये क्या थी? 1 या वंस इन एवरी 30 मिनट. 30 मिनट में एक बार. पर जब बच्चे का सर, हेड डायलेट्स सर्विक्स, जब बच्चे का सर सर्विक्स पे पास आया, उसने डायलेशन किया. तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, इसने क्या किया? इसने सीक्रेट कराया लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन. लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन. अब ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बहुत लार्ज रिलीज हो गया, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर पेन वो क्या हो गई? 1 to 2 टाइम्स पर मिनट. जो पहले आधे घंटे में एक बार हो रही थी, वो अब हर मिनट में 1 से 2 बार होने लगा. और इस वजह से एमनियन रैप्चर कर गई. एमनियन रैप्चर्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड फ्लोज आउट. तो ये एक तरह से शॉर्ट में हमने बता दिया. कुछ लोगों को इससे समझ में आता है, ज्यादा याद रहता है, तो आप इसे भी चाहो तो नोट कर सकते हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर सेकेंड स्टेज की. ठीक है, दैट इज एक्सपल्शन स्टेज. एक्सपल्शन स्टेज की बात करते हैं.
एक्सपल्शन स्टेज एज द नेम इंडिकेट, इसमें बेबी एक्सपेल हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, बॉर्न हो जाएगा, वही एक्सपल्शन स्टेज है। ठीक है। अब होता क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड वो बाहर आ गया, एमनियन रप्चर कर गई, तो बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, और हेड कमिंग आउट फर्स्ट, पहले हेड आता है बाहर नॉर्मली। किसी किसी केस में बेबी जब घूम जाता है तो पैर पहले बाहर आ जाता है, पर ऐसे केस में बर्थ में बहुत दिक्कत होती है। नॉर्मली हेड कम्स आउट फर्स्ट। क्यों दिक्कत होती है पैर से? क्योंकि अभी भी हमने देखा कि जो हेड है वो सर्विक्स का डायलेशन कराता है। अगर पहले पैर आ गए तो उतना डायलेशन कॉज नहीं करा पाएंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो पाएगा, तो बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर हेड कमिंग आउट फर्स्ट एंड इट रिक्वायर्स अराउंड 20 to 60 मिनट्स। इसका मतलब 20 से 60 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे में बर्थ हो जाता है। जैसे ही बर्थ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, और जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कट करेंगे, अब बच्चा मां से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं ले सकता। अब बच्चे को खुद से जो है ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, और न्यूट्रिशन वो बाहर से गेन करेगा। तो तुरंत उसे किस बात की जरूरत है? ऑक्सीजन की। इसका मतलब उसके लंग एक्सपैंड करेंगे, लंग्स एक्सपैंड, और वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। मगर रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए मेजर स्विच ओवर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, मेजर स्विच ओवर इन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आएगा, तभी वो खुद से रेस्पायर कर पाएगा। जरा फिर से समझते हैं चीज। तो बच्चा जो है वो बॉर्न होता है, बाहर आता है, पहले सर बाहर आता है, फिर और बॉडी के पार्ट। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं हम। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, बच्चा रोता है। हर बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, क्योंकि वो लंग्स को फिल करता है, जिसमें अभी तक एयर नहीं थी। जब लंग्स को फिल करेगा तभी वो रेस्पायर कर पाएगा। मगर पैदा होने के पहले उसके हार्ट में कई सारे होल्स थे, या उसका सर्कुलेटरी सिस्टम वो अलग तरीके का था, पर पैदा होने के बाद उस पे चेंजेस आएंगे, वो अलग तरीके का होगा। आप 11th में पढ़ चुके हो, मैं फिर से याद दिलाता हूं यहाँ पर, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ये जो हार्ट है, यहां पर जो दोनों ऑरिकल्स हैं, यहां पर एक ओपनिंग होती थी। तो इसका मतलब यहां मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती थी बिटवीन दी टू एट्रिया। यहाँ एट्रिया के बीच में मिक्सिंग हो रही थी, ये डक्ट था। ठीक है। और इसे कहा जाता था डक्ट को फोरामेन ओवेल। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इन दोनों के बीच में भी एक डक्ट हुआ करता था, जिससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में जाना था। तो इस डक्ट को हम कहते थे लिगामेंटम डक्टस आर्टेरियोसस, जिसे बाद में लिगामेंटम आर्टेरियोसम जो बन जाएगा। दिस इज डक्टस आर्टेरियोसस। क्या क्या है ये, अगर आप देखिए क्या क्या हमने मार्क किया है। 11th में भी डायग्राम बना के हम बता देते हैं, और यहां पर भी बता दे रहे हैं। ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय दोनों में ये जो है डक्ट होता है फोरामेन ओवेल, जिससे ब्लड की मिक्सिंग होती थी, ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड की। ये है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड लंग के पास जाता है,
और ये है एओर्टा जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो डक्टस आर्टेरियोसस से ये ब्लड इसमें फ्लो कर रहा था, पर जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है ये जो डक्ट्स हैं ये सीज कर जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। फोरामेन ओवेल दैट बिकम्स फोजा ओवेलिस, ये फोजा ओवेलिस में बदल जाता है। और डक्टस आर्टेरियोसस ये बदल जाता है जन्म के बाद लिगामेंटम, ये बदल जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। नीचे लिख देते हैं ताकि क्लियर हो आपको। हम बात कर रहे हैं डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस ये जन्म के बाद बदल जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो हार्ट में ये चेंजेस होना जरूरी है अगर बच्चे को रेस्पायर करना है खुद से। तो foramen ovale changes into fossa ovalis, whereas ductus arteriosus that changes into ligamentum arteriosum। जब ये ligamentum arteriosum में चेंज होता है तो बंद हो जाता है ये डक्ट। आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या चेंज होता है इसमें। देखिए ये डक्ट बंद हो जाता है और इसकी जगह स्मॉल डिप्रेशन आ जाता है। उस डिप्रेशन को ही हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। ये डिप्रेशन फोसा ओवेलिस है, अब ये फोरामेन ओवेल नहीं रहा और ये बंद हो जाता है, इसे हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। जन्म के बाद कुछ बच्चों में ये स्विच ओवर कंप्लीट नहीं हो पाता, यहां डक्ट रह जाता है। उन्हीं बच्चों में हम कहते हैं कि उनके दिल में छेद है, जो हार्ट में होल होता है, आपने सुना होगा। तो उससे बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे जो है बहुत ज्यादा खेल नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा भागते दौड़ते हैं तो फेन डाउन हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। परंतु बचपन में उसका ऑपरेशन नहीं होता, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं 16-17 साल की उम्र में, तब उसको ऑपरेट करके वो होल सही किया जाता है। और अगर उसे सही ना किया जाए तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा एक उम्र के बाद। तो कुछ बच्चों में स्विच ओवर इनकम्प्लीट रह जाता है, तो क्या उसका कारण हो सकता है? एक कारण उसका है अगर बच्चे में सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज ना हो तो। दैट मीन्स फॉर दिस स्विच ओवर नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। ये वन ऑफ द रीजन है, दूसरे और भी कारण हैं, पर ये वन ऑफ द मेन रीजन है। इफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन प्रॉपर अमाउंट देन द स्विच ओवर विल नॉट बी कंप्लीट। उस केस में स्विच ओवर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ एक्सपल्शन स्टेज। इसको जरा लिखते हैं, लिखिए प्लीज, लिखिए। एक्सपल्शन स्टेज, द बेबी कम्स आउट, फुल स्टॉप, हेड कमिंग आउट फर्स्ट, फुल स्टॉप। This requires 20 to 60 minutes. Full stop. Next line. The umbilical cord is cut. Now the lungs expand and baby begins to breathe. Now the lung expand and baby begins to breathe. Full stop. But this requires a major switchover in circulatory system. Full stop. Blood flow through foramen ovale and ductus arteriosus ceases. Blood flow through foramen ovale and ductus arteriosus ceases, and adult pattern of blood flow starts. And adult pattern of blood flow starts. पहले ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लंग्स उसे प्योरीफाई नहीं कर रहे थे, ये ऑक्सीजनेट नहीं बना रहे थे। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को जो लेने का काम था वो मदर से लेता था बच्चा थ्रू प्लेसेंटा।
वो लंग्स उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीडेट नहीं कर रहे थे, बल्कि मदर के ब्रेथ से ऑक्सीजनेशन बच्चे में हो रहा था बिफोर बर्थ। पर अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद अब खुद उसको अपने लंग का इस्तेमाल करके जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाना होगा और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेनी होगी। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं और चेंजेस कभी कभार इनकम्प्लीट रह जाते हैं, तो उसकी एक वजह नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। उस पॉइंट को भी देखिए समटाइम्स दिस स्विच ओवर इज इनकम्प्लीट, sometimes this switch over is incomplete, full stop. Failure to synthesize enough nitric oxide, failure to synthesize enough nitric oxide, failure to synthesize enough nitric oxide is one of the reason, is one of the reason, is one of the reason, is one of the reason. नेक्स्ट है स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ, स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। नाम ही बता रहा है कि वो स्टेज जो बर्थ के बाद आएगी। बच्चे का तो बर्थ हो गया, तो जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपको बता चुका हूं कि जो मदर के एंडोमेट्रियम उसे डेसिडुआ कहते हैं, इट फॉल्स ऑफ आफ्टर बर्थ। तो बच्चे के बर्थ के 10 से 15 मिनट के अंदर जो प्लेसेंटा है वो भी फॉल ऑफ कर जाता है, और इसी को हम कहते हैं स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। तो इस बात को जरा लिख लीजिए, स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। 10 to 15 minutes after the birth of baby, 10 to 15 minutes after the birth of baby, the placenta falls off. The placenta falls off. This is known as stage of after birth. तो अभी तक हमने बात की द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा वो सिग्नल्स देते हैं पार्चुरेशन की। यही बात हमने की, यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मगर वो कैसे सिग्नल्स देते हैं। अब प्लेसेंटा वो चिल्लाकर तो बोलेगा नहीं कि भैया बर्थ का समय आ गया, या बच्चा बोलेगा कि भैया बर्थ का समय आ गया मुझे बाहर जाना है। इसका मतलब ये हॉर्मोन्स के थ्रू होगा और केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होगा जो ये सिग्नल्स देंगे। तो वही चीज समझने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन है, जिसे हम बर्थ हार्मोन कहते ही हैं, क्योंकि वही बर्थ कराता है, मेन वही होता है। मगर एनसीईआरटी में अगर आप जो है रिकैप को, समरी को पढ़ेंगे एंड में, मेन थ्योरी में तो उसने ऑक्सीटोसिन ही दिया है, कोई और हार्मोन का नाम नहीं दिया, पर समरी में उसने कुछ और हार्मोन का नाम दिया है। और एग्जाम में भी उसने पूछा है कि पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है, और वो केवल ऑक्सीटोसिन नहीं होता, ऑक्सीटोसिन के साथ साथ ईस्ट्रोजन का भी रोल होता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का भी रोल होता है, कॉर्टिसोल का भी रोल होता है, इन सभी का रोल होता है पार्चुरेशन में। तो अगर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन, नंबर 1 ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 ईस्ट्रोजन, नंबर 3 कॉर्टिसोल, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जब केवल एक लगाना हो तो ऑक्सीटोसिन होता है। तो इसने अपने समरी में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसीलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो ये टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी ने, मगर फिर भी हमें ये एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है, तो कल को रोल भी पूछ सकता है कि किस हार्मोन का क्या रोल होता है। ठीक है, इसे समझने के पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी असल में क्या होता है, कैसी स्टेज होती है। प्रेगनेंसी एक क्विसेंट स्टेज होती है जिसमें प्लेसेंटा बिल्कुल भी मूव नहीं करता, हल्का सा भी, क्योंकि हल्का सा ही जब वो मूव हुआ तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ और बर्थ हो गई। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो ईस्ट्रोजन से हाई रहेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो ईस्ट्रोजन से हाई रहेगा हमेशा, और ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, क्योंकि लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है।
तो तब तक प्रेगनेंसी परसिस्ट करेगी जब तक इस प्रोस्टेरोन का लेवल ईस्ट्रोजन से हाई होगा। अगर कहीं ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोस्टेरोन से हाई हुआ तो उस समय हो जाएगी बर्थ। तो आपने क्या समझा कि बर्थ के लिए एक और चीज जरूरी है कि ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस हो और वो प्रोस्टेरोन से भी ज्यादा हो जाए। इसका मतलब अगर ईस्ट्रोजन इज टू प्रोस्टेरोन रेशियो ज्यादा है तो बर्थ हो जाएगी, पर अगर प्रोस्टेरोन इज टू ईस्ट्रोजन रेशियो ज्यादा है तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगी। तो यहां जरा इस बात को समझते हैं, जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो मैटरनल स्ट्रेस होती है, फीटस भी डेवलप हो गया उसमें भी स्ट्रेस होती है। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ मैटरनल एचपीए एक्सिस टेक्स प्लेस। ये एचपीए क्या है, एचपीए एक्सिस क्या है? एचपीए इसका मतलब हुआ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एड्रिनल, एड्रिनल एक्सिस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल, ये तीनों ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे। मदर में तो एक्टिवेट है पहले से, पर ये एक्टिवेट होंगे फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और साथ ही साथ एक्टिवेशन ऑफ फीटल एचपीए एक्सिस, बच्चे का हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर बच्चे का हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ है, दैट मीन्स कि बच्चा फुली फॉर्म्ड है, वो पूरी तरह से विकसित हो गया है। ये इसी बात को बताता है। तो यहां पर जैसे ही मदर की एचपीए एक्सिस एक्टिवेट होती है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन करती है। कॉर्टिसोल हार्मोन सीआरएच के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, और ये सीआरएच फर्दर हेल्प करती है एक्टिवेशन ऑफ फीटल एचपीए एक्सिस। जो फीटल एचपीए एक्सिस एक्टिवेट होना चालू हुई थी, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है जब सीआरएच रिलीज होता है, वो पूरी तरह से इसको एक्टिवेट कर देता है। तो क्या हुआ, कॉर्टिसोल का सीक्रेशन हुआ, उसने सीआरएच के सीक्रेशन को स्टिमुलेट किया, और उसने बच्चे की जो एचपीए एक्सिस है उसको फर्दर जो है एक्टिवेट किया, वो और एक्टिवेट हो गई। बच्चे का एचपीए एक्सिस एक्टिवेट होते ही वो एसीटीएच का सीक्रेशन करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड पे जाके उसे स्टिमुलेट करता है, उसके कॉर्टेक्स को। आप जानते हो एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ये हार्मोन कॉर्टेक्स पे जाके स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल का सीक्रेशन कराता है। तो मदर की एचपीए एक्सिस भी कॉर्टिसोल का सीक्रेशन कर रही है, मतलब मदर का भी जो एड्रिनल ग्लैंड है और बच्चे का एड्रिनल ग्लैंड भी कॉर्टिसोल सीक्रेट कर रहा है। ये दोनों कॉर्टिसोल का सीक्रेशन करते हैं। मैं आपको बता दूं, कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। बच्चे के जन्म के पहले इसका सीक्रेशन जो है बहुत बढ़ जाना चाहिए। क्यों, उसको देखते हैं। असल में जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल prepares fetus for extra uterine life। ये कॉर्टिसोल बच्चे को यूट्रस के बाहर की जिंदगी के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। अगर इसका सीक्रेशन ना हो तो बच्चा बॉर्न होने के बाद वो मर सकता है कुछ ही देर में। इसका मतलब जन्म के कुछ समय पहले कॉर्टिसोल का सीक्रेशन होना बहुत जरूरी है। कैसे तैयार करता है बच्चे को? आपने अभी देखा कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो क्या चेंज आता है उसमें? सबसे बड़ा चेंज आता है कि उसके लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। इसका मतलब लंग्स का मैच्योरेशन जन्म के पहले हो जाना बहुत जरूरी है। जो बच्चे में प्रीमेच्योर बर्थ होती है उनमें लंग का मैच्योरेशन ही मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है। आप कह लो रंग का इमैच्योरेशन, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, सही से मैच्योरेशन नहीं हो पाता, इसीलिए बच्चे डाई कर जाते हैं जिनकी प्री मैच्योर बर्थ होती है, पहले बर्थ होती है। लंग्स पूरी तरह डेवलप हो फिर बच्चा बॉर्न हो तभी वो जिंदा रहता है। तो कॉर्टिसोल ही वो हार्मोन है जो लंग्स के डेवलपमेंट को एनहांस करता है, प्रमोट करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल फॉर
मैचुरेशन ऑफ लंग्स, ये लंग्स के मैचुरेशन के लिए बहुत जरूरी है कॉर्टिसोल। ये लंग को मैच्योर कराता है बर्थ के पहले। जब लंग फुली मैच्योर हो जाते हैं फिर बच्चा बॉर्न होता है तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं आती जनरली, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये लंग्स के ही साथ आती है बच्चों में। अगर वो अचानक से बॉर्न हो जाए, पहले समय से बॉर्न हो जाए तो दिक्कत आती है। तो आपने समझा कि मदर भी कॉर्टिसोल का सीक्रेशन कर रही है और फीटस का एड्रिनल ग्लैंड भी कॉर्टिसोल का सीक्रेशन कर रहा है, और ये कॉर्टिसोल लंग का मैच्योरेशन कराता है क्योंकि अब बच्चे को जन्म लेना है, बर्थ होनी है। ठीक है, अब यहां पर ये CRH जो मदर से सीक्रेट हो रहा है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये डिराइव्ड लिपिड होता है और हार्मोन तो नहीं होता पर इसका एक्शन हार्मोन लाइक होता है। जैसे हार्मोन सेल टू सेल मैसेंजर होते हैं, ये भी सेल टू सेल मैसेज करता है और फिर जो है कुछ काम कराता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जब सीक्रेट होता है तो सर्वाइकल चेंजेस करता है, सर्विक्स में चेंजेस करता है, वो चेंजेस जो बर्थ को प्रमोट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? यूट्रस का ही। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स में चेंजेस, ये दोनों चीजें बर्थ में हेल्प करती हैं। मगर मेन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बर्थ होता है, वो बच्चे की वजह से होता है। क्या होता है जरा देखिए, यहां तक हम समझ चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड वो सीक्रेट करता है DHEAS। क्लास 11th के सिलेबस में हमने पढ़ा था इस हार्मोन को। ये DHEAS है, डिहाइड्रोइपी-एंडोस्टेरोन। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो क्लास 11 के नोट्स को देखिएगा जो हमने पढ़ाया है, उसमें लिखा है डिहाइड्रोइपी-एंडोस्टेरोन। ये पहले बच्चे के लिवर के पास जाता है, जो हमने मेंशन नहीं किया, वहां इसमें चेंजेस आते हैं। उसके बाद ये प्लेसेंटा के पास जाता है। कहां जाता है? प्लेसेंटा के पास, और प्लेसेंटा इसको चेंज कर देता है ईस्ट्रोजन में। बच्चे ने बनाया और प्लेसेंटा ने चेंज किया ईस्ट्रोजन में। दोनों का रोल आया देखिए, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, क्योंकि बच्चा बनाएगा DHEAS और उसको प्लेसेंटा चेंज करेगा ईस्ट्रोजन में, तभी बर्थ होगा। अभी शुरुआत में मैंने बताया। तो प्लेसेंटा और बच्चे दोनों का रोल है। तो DHEAS को आप कह सकते हो ईस्ट्रोजन प्रिकर्सर है। ये ईस्ट्रोजन को बनाने वाला है। ये DHEAS बच्चा बनाता है और वो प्लेसेंटा के पास जाता है, और प्लेसेंटा उसको चेंज कर देता है ईस्ट्रोजन में, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन इज टू प्रोस्टोन रेशियो इंक्रीज हो जाता है। इस टॉपिक के शुरुआत में बताया आपको कि प्रोस्टोन इज टू ईस्ट्रोजन रेशियो जब तक ज्यादा रहेगा, मतलब जब तक प्रोस्टोन ज्यादा रहेगा तब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। पर एक बार ईस्ट्रोजन ज्यादा हुआ तो बर्थ होगा बेबी का। क्यों? ईस्ट्रोजन क्या क्या कराता है जरा वो देखिए। ये सारे काम ईस्ट्रोजन करा रहा है। ईस्ट्रोजन मायोमेट्रियम OTR को इंक्रीज करता है। एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज। OTR क्या है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ईस्ट्रोजन का एक काम हो गया ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ाना। क्या होता अगर ऑक्सीटोसिन आता, यूट्रस के पास खूब सीक्रेशन होता, पर यूट्रस के पास रिसेप्टर ही ना होते उसके। अगर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ही नहीं यूट्रस के पास तो यूट्रस रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा ऑक्सीटोसिन को, बर्थ होगा ही नहीं। यूट्रस रिसेप्टर्स होंगे तब वो ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्ड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तब बर्थ। तो ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ाने के लिए। इससे पहले कि ऑक्सीटोसिन आए उसके रिसेप्टर्स बढ़ाना जरूरी है ताकि यूट्रस रिस्पॉन्ड करे ऑक्सीटोसिन को, और वो रिसेप्टर्स ईस्ट्रोजन बनाता है, ये बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हो ईस्ट्रोजन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पार्चुरेशन में, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीटोसिन, वो तो है इंपॉर्टेंट। दूसरा PGL, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी बढ़ाता है क्योंकि ये भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें हेल्प करता है। काल्मोड्यूलिन, यूट्रस की मसल स्मूथ मसल्स है, और स्मूथ मसल्स में जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो काल्मोड्यूलिन होती है। दिस इज रेगुलेटरी प्रोटीन इन स्मूथ मसल्स।
स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन होती है, मगर स्मूथ मसल्स में काल्मोड्यूलिन होती है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में मैंने पॉइंट अलग से आपको लिखवाया है, ठीक है। तो काल्मोड्यूलिन को भी ये बढ़ाता है। अगर स्मूथ मसल के रिसेप्टर को नहीं बढ़ाएगा तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ गैप जंक्शंस को बढ़ाता है। जो गैप जंक्शन होते हैं वो दो सेल को कनेक्ट करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। उनमें से आयंस, इंफॉर्मेशन सब फ्लो करके जाती है बहुत तेजी से। तो जब ये गैप जंक्शन को बढ़ाता है तो पार्चुरेशन की इंफॉर्मेशन तेजी से ट्रेवल करती है और इसीलिए तेजी से बर्थ होता है। तो इसका मतलब ईस्ट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, काल्मोड्यूलिन को बढ़ा रहा है जो कि स्मूथ मसल की रेगुलेटरी प्रोटीन है, और गैप जंक्शन को बढ़ा रहा है जिससे इंपल्स जो पार्चुरेशन की वो तेजी से ट्रेवल कर सके, और तब जाके बर्थ होता है। जब ये सब ये करता है तब एमनियन रैप्चर कर जाती है, एमनियन रैप्चर्स, क्योंकि ये सब बढ़ाता है। फिर ऑक्सीटोसिन आती है, और ऑक्सीटोसिन को जब अपने रिसेप्टर्स मिलते हैं खूब ज्यादा, गैप जंक्शन मिलता है, तो फाइनली वो एमनियन को रैप्चर करती है और उससे बर्थ होता है। तो इसका मतलब हमने जाना कि जो बच्चे का बर्थ है उसके लिए कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कॉर्टिसोल का है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, फॉर प्रिपेयरिंग द फीटस फॉर द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, एंड ईस्ट्रोजन जो कि पूरी प्रिपरेशन करती है ऑक्सीटोसिन के आने के पहले। जब ये प्रिपेयर करता है तभी ऑक्सीटोसिन काम करती है और बर्थ होता है। तो इससे आपको क्लियर होता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीटोसिन अदर हार्मोन्स हैव इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अब आखिरी टॉपिक को हम इसमें पढ़ते हैं पार्चुरेशन के बाद, एंड दैट टॉपिक इज लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स फीडिंग द यंग वंस। बात करते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन का मतलब फीडिंग द यंग वंस। लिख लीजिए इस बात को, फीडिंग द यंग वंस, उसी को हम लैक्टेशन कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैमरी ग्लैंड इन द प्रीवियस लेक्चर। पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है मैमरी ग्लैंड को। मैमरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन करता है और उसी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। जो मैमरी ग्लैंड है उसकी ग्रोथ के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट दे इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम इट। इसका मतलब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ तो कराते हैं और उससे मिल्क के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। मिल्क का सीक्रेशन जो कराता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कॉजेज द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, और मिल्क सीक्रेट होते हैं पर वो इजेक्ट नहीं होते, बाहर बच्चे तक नहीं आते। बच्चे तक ले आने का काम, इजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। तो इन चारों हार्मोन का रोल होता है, तब जाके ये लैक्टेशन होता है। पहले उसका ब्रेस्ट की ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ, देन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, देन इंजेक्शन ऑफ मिल्क। तो जरा आप लिखिए, फिर मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। लैक्टेशन में आपने पहली लाइन लिखी है, फीडिंग द यंग वंस इज लैक्टेशन। नेक्स्ट लाइन लिखिए, estrogen and progesterone are responsible for growth of mammary gland. Estrogen and progesterone are responsible for growth of mammary gland. Estrogen and progesterone are responsible for growth of mammary gland, but they inhibit the secretion of milk from it. But they inhibit the secretion of milk from it. But they inhibit the secretion of milk from it. ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये इनका काम हो गया, मेमोरी ग्लैंड। अब सीक्रेशन ऑफ मिल्क की बात करें तो ये प्रोलैक्टिन का काम होता है। प्रोलैक्टिन सीक्रेशन ऑफ मिल्क। तो जरा आप लिखिए इस बात को, prolactin is responsible for secretion of milk. Prolactin is responsible for secretion of milk. देखिए जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी होता है पर बहुत कम होता है। जब प्रेगनेंसी 5 हफ्तों की होती है तब प्रोलैक्टिन का लेवल राइज करने लगता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और बर्थ के समय तक बच्चे के ये 10 से 20 गुना हो जाता है।
इसका मतलब 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट करता है बढ़ना, और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और बर्थ इट बिकम्स 10 to 20 टाइम्स, और इसीलिए मिल्क का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बर्थ होती है, उसके बाद मिल्क का सिक्रेशन मदर में से होता है। तो इस बात को जरा लिखिए, द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट बिकम 10 to 20 टाइम्स, 10 से 20 गुना, 10 to 20 टाइम्स at the time of parturition, at the time of parturition, at the time of parturition। ठीक है, तो इसमें मिल्क का सीक्रेशन करा दिया। अब यहां पर देखते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क कैसे होता है। इजेक्शन ऑफ मिल्क, देखिए मिल्क का इजेक्शन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन फिनोमिनन है। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर इन्वॉल्व इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क। When the baby suckles the breast of a female, then the milk is ejected out. And in some cases, when the baby cries, then also the milk is ejected out. अगर बच्चा कभी कभार दूर हो मदर से और वो रोए भूख से, मदर को पता लग जाता है बच्चा दूर है, फिर भी मिल्क का सिक्रेशन हो जाता है, क्योंकि मदर वो ममतामयी होती है और उसमें हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का, बच्चे के क्राई, रोने को सुनकर, और इजेक्शन ऑफ मिल्क हो जाता है। तो ऐसा फिनोमिनन है जो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को इंक्लूड करता है। और तभी मिल्क का इजेक्शन होता है जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने मेमोरी ग्लैंड आपको बताया था कि मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे लोब्स होते हैं, उसमें लोब्यूल्स होते हैं, 15 to 20 लोब्यूल्स, उसमें एल्वुलाई होते हैं। इस तरह से रफली बना के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से कई सारे डक्ट से मिल्क आता है, मेमोरी डक्ट से, और ये डायलेट कर जाते हैं डक्ट। जब डायलेट कर जाते हैं तो उन्हें कहते हैं एम्पुला। ये होता है एम्पुला। ये डायग्राम आपने बना रखा है। तो यहाँ मेमोरी ग्लैंड में, एल्वुलाई में मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, लगातार मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है और वो आता रहता है एम्पुला में। एम्पुला में स्टोर हो जाता है, जो डायलेटेड पोर्शन है। जब बच्चा क्राई करता है या मदर के ब्रेस्ट को सकल करता है, ऐसे केस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन यहां आता है मदर के एम्बुला के अराउंड। स्मूथ मसल्स होती हैं, यहां पर स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स। ये ऑक्सीटोसिन यहां आता है और इन्हीं स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एम्पुला का कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिल्क इन डक्ट में चला आता है, जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट, ये डायग्राम आपने पहले बनाया हुआ है। लैक्टिफेरस डक्ट से निपल्स के पास आ जाता है और इस तरह से बच्चे को मिल जाता है। तो ऑक्सीटोसिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हमने बर्थ हार्मोन कहा और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी हम कहते हैं। मेरे ख्याल से आप प्रोसेस को समझ गए होंगे, तो इसको जरा लिखिए, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इसको लिखिए। इजेक्शन ऑफ मिल्क इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन फिनोमिनन। इजेक्शन ऑफ मिल्क इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन फिनोमिनन, फुल स्टॉप, when the baby suckles the breast of a female, when the baby suckles the breast of a female, oxytocin is released from maternal pituitary. Oxytocin is released from maternal pituitary. It causes contraction of smooth muscles. It causes contraction of smooth muscles surrounding the ampulla. Surrounding the ampulla. Surrounding the ampulla, ब्रैकेट में लिखिएगा, where milk is stored.
surrounding the ampulla where milk is stored. Full stop. Contraction of smooth muscle forces the milk into lactiferous duct, and thus milk reaches the child. तो ऑक्सीटोसिन को आपने देखा, एक तरफ जहां ये बर्थ कराता है बर्थ हार्मोन, वहीं पर ये इजेक्शन ऑफ मिल्क भी कराता है, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कह सकते हैं आप। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है ये, बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन दोनों है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क तो कंटिन्यूसली सीक्रेट होता है, एम्पुला में स्टोर होता रहता है। जब ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है तब ये स्क्वीज होके लैक्टिफेरस डक्ट में आता है और बच्चे के पास आता है। ठीक है, अब ये जो मदर मिल्क होता है, आप जानते हो कि पहले 24 से 48 घंटे तक ये ब्राइट येलो कलर का होता है, उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, 1 से 2 दिन तक। और ये मिल्क बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें IgA एंटीबॉडी होती है। IgA एंटीबॉडी ये म्यूकोसल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बच्चे को। तो बच्चे को पैदा होने के बाद सबसे पहले मदर का मिल्क ही पीना चाहिए। जब वो मदर का ये मिल्क पीता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो IgA एंटीबॉडी उसके पूरे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कवर कर लेती है और किसी भी बाहरी इंफेक्शन से वो बचाती है। इसीलिए मदर का फर्स्ट मिल्क वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। पहले 1-2 दिन का जो मिल्क है वो जरूर मिलना चाहिए। ये जो IgA एंटीबॉडी है ये बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, अभी उसमें इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो IgA एंटीबॉडी आप कह सकते हो इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस। आप फीटस नहीं कहेंगे, अब इम्यूनिटी टू न्यूनेटल फॉर 6 months, 6 महीने तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये इम्यूनिटी बच्चे ने खुद से डेवलप नहीं की। अगर खुद मेहनत करके डेवलप करता तो एक्टिव बोलते हैं। इसको फ्री में मिली है, मदर से गिफ्ट के रूप में मिली है। जब गिफ्ट के रूप में इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मिलती है तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो मदर बच्चे को जन्म ही नहीं देती, वो उसे मिल्क ही प्रोवाइड नहीं करती, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है ताकि बच्चा वो बीमारियों से लड़ सके। ये मदर का मिल्क है शुरुआती 1-2 दिन का। मगर मदर का मिल्क बच्चे के लिए सबसे अच्छा फूड होता है, कंप्लीट फूड होता है, और अगले 6 महीने तक बच्चा मदर्स मिल्क पे ही जिंदा रहता है। मदर के मिल्क में सब कुछ होता है जिससे बच्चा सरवाइव कर सकता है। क्या होता है मदर के मिल्क में? आप लिख सकते हो, मदर मिल्क कंटेन्स फैट इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन, कैजीन, लैक्टोज होता है विच इज मिल्क शुगर। तो लिखिए इन बातों को। मदर मिल्क कंटेन फैट, ब्रैकेट में फैट ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन, कैजीन, इट इज मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज, मिल्क शुगर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। आगे लिखिए, मदर्स मिल्क इज पुअर इन आयरन एंड विटामिन सी इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। मदर मिल्क इज पुअर इन आयरन एंड विटामिन सी इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो आयरन जो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बाहर से आयरन के सप्लीमेंट बच्चे को लेने पड़ते हैं,
और विटामिन सी भी बहुत ज्यादा कम होता है मिल्क में। इसके अलावा लगभग सब कुछ होता है मिल्क में जो बच्चे के लिए जरूरी है। अगले 6 महीने तक बच्चा केवल मदर मिल्क पे सरवाइव कर सकता है, उसके बाद वो बाहर की चीजें खा सकता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा। आज पार्चुरेशन, लैक्टेशन भी पढ़ लिया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। मगर इसमें मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर और लेना चाहता हूं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लीवेज जो होता है, इसके अलावा ग्रेजुलेशन में जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, और कुछ छोटी मोटी टर्म्स और हैं जो हमें जाननी चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें पढ़ते हैं और इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।